हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, इन्फ्लेशन एंड रेपो रेट। सो प्रॉबेबली आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ न्यूज़ में सुनी होगी, जो मार्केट में न्यूज़ ट्रैक करते हैं, जो टीवी पे बहुत बार न्यूज़ आती है कि इन्फ्लेशन का डेटा प्रॉबेबली 4.5% से बढ़ के 5 आया, या 5% से घट के 4.5 हो गया। या रेपो रेट बहुत सुना होगा। जो मार्केट में मतलब रोज काम कर रहे हैं, जो मार्केट में रेगुलर ट्रेड करते हैं, न्यूज़ ट्रैक करते हैं। रिसेंटली कुछ टाइम पहले आरबीआई का पॉलिसी था, जहां पे ऐसा आया था कि आरबीआई का जो रेपो रेट है उन्होंने चेंज नहीं किया है, वो उतना का उतना ही रहा है। मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया, लेकिन मेजर लोगों को इसका मतलब नहीं पता। मेजर लोगों को ये नहीं पता कि रेपो रेट है क्या, इन्फ्लेशन और रेपो रेट के दोनों के बीच का किस हिसाब से वो दोनों को कोऑर्डिनेट किया जाता है, किस हिसाब से इन्फ्लेशन रेपो रेट पे इफेक्ट करता है, रेपो रेट इन्फ्लेशन पे इफेक्ट करता है। सो आज हम उसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। सिंपल से अगर मैं वर्ड में बताने की ट्राई करूं, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये डिस्कस किया हुआ है। इन्फ्लेशन का सीधा सीधा मतलब बैठता है महंगाई से। दैट मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल 2019 में अगर इन्फ्लेशन 5% था, एंड 2020 में, ये एग्जांपल है, इन्फ्लेशन अगर 7% हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2019 में अगर आप कोई चीज परचेस कर रहे हैं जिसकी कीमत 100 रुपए है, उस टाइम पे 5% का इन्फ्लेशन था, 5% की महंगाई थी। जो रेगुलर बेस कॉमोडिटीज जो हम एज एन इंडिविजुअल्स यूज करते हैं, एक नॉर्मल इंसान यूज करता है, चाहे फिर वो गाड़ियों से लेके हो गया, आपके घर पे कोई भी आप सामान रेगुलर बेस पे यूज करते हैं, अनाज से लेके हो गया, वेजिटेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो अगर वो 2019 में 5% था, एंड 2020 में अगर वो 7% हुआ, दैट मीन्स कि महंगाई 2% बढ़ी। दैट मीन्स कि अगर आपने 2019 में कोई चीज परचेस की थी, वो नेक्स्ट अगर जब इन्फ्लेशन का हाइक आया, जब 2% का हाइक आया, तो अगर वो आपने 2019 में कोई चीज 100 रुपए पे परचेस की है, तो वो 2020 में आप एवरेज हर चीज 102 रुपए में 2% ज्यादा पे आप परचेस कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का एक सीधा मतलब ये हो गया कि महंगाई महंगाई कितना बढ़ता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस उसके डेटा आते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस उसके डेटा आते हैं, जिसको हम इन्फ्लेशन डेटा कहते हैं। अब इन्फ्लेशन डेटा के साथ साथ रेपो रेट पहले समझ लेते हैं। पहले दोनों चीजें समझ लेते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है, देन इन दोनों के बीच का हम क्या कॉम्बिनेशन है, क्या एक दूसरे के साथ इनके कनेक्शन से हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो रेपो रेट, जिसके ऊपर अभी हर आरबीआई पॉलिसी में ये आता है कि रेपो रेट अनचेंज्ड है कि नहीं है, रेपो रेट बढ़ाया गया, रेपो रेट घटाया गया। रेपो रेट का मतलब ये होता है कि जो भी बैंक्स हैं, जो भी लोकलाइज बैंक है, जो भी गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट बैंक्स, जितनी भी बैंक्स हो गई, उनका हर 3 मंथ, हर क्वार्टर बेसिस, हर ईयर ऑन ईयर बेसिस ये डिसाइड होता है कि जो वो सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से या सेंट्रल बैंक से जो पैसे लेते हैं एज एन लोन, या वो पैसे हो गए, या बॉन्ड्स हो गए, या ट्रेजरी बिल्स हो गए, कुछ भी पैसा अगर वो मेन सेंट्रल बैंक से लोकलाइज बैंक अगर लेती है ब्याज पे, वो ब्याज पे लेके देन वो आगे हम जैसे लोगों को एज एन टर्म्स ऑफ होम लोन, एज एन टर्म्स ऑफ कार लोन्स, पर्सनल लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, जो भी लोन्स हम रिटेल लोगों को प्रोवाइड की जाती है, वो बैंक्स भी बहुत सारा पैसा सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से एंड सेंटर से लेते हैं, एंड देन वो हमको प्रोवाइड करते हैं। सो रेपो रेट जो डिसाइड होता है वो सेंट्रल बैंक एंड लोकलाइज बैंक के बीच में डिसाइड होता है कि सेंट्रल बैंक अगर कोई लोकलाइज बैंक को लोन दे रही है तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दे रही है। सो फॉर एग्जांपल अभी जैसे चल रहा है 4%, 4% का रेपो रेट है। दैट मीन्स अगर सेंट्रलाइज बैंक है वो अगर लोकलाइज बैंक को पैसा देगी तो वो 4% पर एनएम के रेट के हिसाब से देगी। अगर आप एक चीज समझे कि अगर सेंट्रलाइज बैंक लोकल बैंक को 4% पे दे रही है, हम होम लोन्स परचेस कर रहे हैं 6.5%, 7%, या हम कार परचेस कर रहे हैं प्रॉबेबली 8% नियर बाय, ठीक है। अब इनके पीछे लॉजिक और इनके पीछे कनेक्शन, महंगाई और रेपो रेट के बीच का कनेक्शन क्या है, एंड इन दोनों को किस तरीके से वर्क करना चाहिए एंड किस तरीके से वर्क करते हैं, एंड इसके इफेक्ट्स इनटू द स्टॉक मार्केट क्या आते हैं, या नॉर्मल एक वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर या इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इसके इफेक्ट्स क्या आते हैं, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। सो
जो ये रेपो रेट 4% है, ये एक्चुअली बहुत ही लंबे टाइम से बहुत ही नीचे वाले लेवल पे है, मतलब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है। अब इसके पीछे का एक मोटा मोटी मेरे को जो लॉजिक समझ आता है वो ये है, क्योंकि कोविड के क्राइसिस हुए हैं, इतने सारे लोगों का मतलब जो भी सफर किया लोगों ने, लोगों की कंडीशन ठीक नहीं है, लोग जो जॉब कर रहे थे जॉब लोगों की छूट गई, बिजनेसेस डाउन है। सो उन सबको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेबलाइज रखे, बढ़ाया नहीं, इनको लो ही रखा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन्स एंड ये सब चीजें अवेल कर पाए। बट अगर मैं कुछ मैं डेटा देखता हूं अगर कुछ प्रीवियस, तो उसमें चीज ऐसी है कि 2018 से लेके 2020 तक, ये 3 साल के अंदर जो इन्फ्लेशन था अपना, वो डे बाय डे बढ़ा है, एंड जो रेपो रेट है वो हमारे कम हुए हैं। सो अगर मैं आपको एग्जैक्ट डेटा के साथ बता दूं कि इन दोनों के बीच का, पहले मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूं कि क्या क्या हाइक हुआ है एंड क्या कम हुआ, इन दोनों के बीच को हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। सो इन्फ्लेशन एंड रेपो रेट 2018, 2019 एंड 2020। सो 2018 में जो इन्फ्लेशन था वो 3.9%, 3.95%। 2020 was 4.76 एंड 2020 की जो महंगाई जो इन्फ्लेशन था दैट वाज 6.62%। सो आप देखें, आप ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर देख रहे हैं तो लास्ट 3 साल में इन्फ्लेशन बढ़ा है, दैट मींस महंगाई बढ़ी है, जो हम देख भी रहे हैं। आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स अगर आप देख रहे हैं, पेट्रोल से लेके कोई भी चीज अगर आप देख रहे हैं तो वो पिछले 3 साल के अंदर महंगी ही हुई है। साथ ही साथ आरबीआई ने जो पॉलिसी निकाली है पिछले 3 साल में, जो रेपो रेट आए हैं, वो सबके सब रेपो रेट जो हुए हैं वो डे बाय डे लास्ट के 3 साल में कम ही हुए हैं। जैसे 2018 वाज 6.15, 2019 was 5.15, then 4.4 एंड अब 4 चल रहा है। एक तरीके से अगर आप ये चीज देखें तो लोग और आप लोग ये समझेंगे कि अगर यार इंटरेस्ट कम हुआ है तो हमको वो बेनिफिट तो मिला ही है, साथ ही साथ जो बेनिफिट आपको होम लोन्स में मिला है, जो आपको कार्स में मिला है, जो दूसरी चीजों में मिला है कि आपको ब्याज कम भरने का आ रहा है। बट इन दोनों के बीच का एक लॉजिक ये है, या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पीछे का एक जो तोड़ है या जो उपाय है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो हमेशा ये होता है कि जब जब महंगाई बढ़ती है तब तब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाते हैं। यहां पे ऑपोजिट हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहे हैं। अब ऐसा क्यों है कि महंगाई बढ़ रही है तो फिर लोन के रेट्स भी बढ़ जाने चाहिए, रेपो रेट्स बढ़ जाने चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ जाने चाहिए, उसके पीछे का एक लॉजिक मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की जो मंथली इनकम है दैट इज 50,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल वो जॉब कर रहा है एंड 50,000 वो मंथली अर्न कर रहा है, जिसमें उसका घर का होम एक्सपेंस हो गया दैट इज फॉर से 20,000 रुपए। बाकी जो 30,000 है, रिमेनिंग 30,000, इसमें से वो अपनी लग्जरीज को पूरा करता है, अपने घरों के हफ्ते कोई भरते हैं, कोई प्रोबेबली बैंक के जो भी लोन चल रहे हो, कार के लोन चल रहे हो। तो अगर इस पॉइंट पे ये पर्सन या ये इंसान जिसकी 50,000 सैलरी, वो ये सोचता है कि यार मैं एक होम लोन ले लेता हूं जिसमें मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तो 6.5 चल रहा है, तो मैं ले लेता हूं और मेरे को ईएमआई फॉर एग्जांपल 25,000 आ रही है, तो भी मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि मेरे 30,000 रुपए बच रहे, मैं 25,000 रुपए की ईएमआई भर के मैं होम नया परचेस कर सकता हूं, होम लोन नहीं ले सकता हूं। ऐसा हो सकता है कि हार्ड एंड फास्ट इस इंसान को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूं कि अगर हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट नहीं है बट ड्यू टू इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग क्या करते हैं, मैसिव ज्यादा से ज्यादा लोन्स लेने की ट्राई करते हैं। अगर प्रोबेबली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आज 4 रेपो रेट है वो 6.5 होता, 7 होता, और जो होम लोन्स हमको आज 6.5 या 7% मिल रही है, अगर वो 10% पे होती तो यही वाला ईएमआई प्रोबेबली इसको 30,500 या इसके ऊपर जाता। अब इसमें सीन क्या होता है कि अगर
उनके पास जो सेविंग हो रही है, नॉर्मल इंसान के पास जो पैसे बच रहे हैं उनकी अर्निंग्स में से, अगर वो कुछ होम लोन परचेस करते, कोई कार परचेस करते हो, इसकी वजह से अगर उनके बजट के बाहर जाता है, अगर बजट के बाहर जाते तो क्या करते हैं वो लोग, नहीं परचेस करते। या लोग ये सोचते हैं, आप और मैं ये सोचते हैं कि यार अगर मेरे बजट में आ रहा है तब तक ठीक है, ईएमआई अगर मेरे बजट में आ रही है तब तक ठीक है, अगर उससे ज्यादा जा रहा है तो फिर मेरे को नहीं परचेस करना। फिलहाल मेरे को हार्ड एंड फास्ट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इस टाइम पे रुक सकता हूं, प्रोबेबली 1 साल के बाद देखूंगा, 2 साल के बाद देखूंगा। यहां पे कौन से लोग परचेस करते हैं, जिनको एक्चुअल में नीड होती है, एक्चुअल में नीड होती है पैसे लेके, लोन लेके एंड काम करने की। बट ड्यू टू रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है लोन लेने की, वो लोन ले रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ओवर डिमांड होती जा रही है पैसों की, लोन्स की ओवर डिमांड होती जा रही है, जिनको नहीं रिक्वायरमेंट है वो भी लेते जा रहे हैं। एंड जो बैंकिंग का सप्लाई है वो डे बाय डे रिड्यूस होगा, क्योंकि उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सेंट्रल बैंक की तरफ से जो पैसा आया या गवर्नमेंट के पास जो पैसा पड़ा है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सो इसमें क्या होता है, जब सप्लाई बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है, डिमांड बहुत ज्यादा ओवर एक्सेसिव हो जाता है, तो बट ऑब्वियस है कि महंगाई बढ़ेगी, बट ऑब्वियस है इन्फ्लेशन हाई होता जाएगा, जो हम देख रहे हैं। सो इसके साथ क्या करना होता है कि जब ऐसा इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है तो साथ ही साथ रेपो रेट रिवाइज करके बढ़ाते जाना पड़ता है, क्योंकि वो साथ ही साथ वही लोग सिर्फ और सिर्फ लोन परचेस करेंगे जिन लोगों को एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। जो एज ऑफ नाउ जो अभी सिनेरियो है वैसा नहीं है। सो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया, तो जिनको एक्चुअल नीड है वो लोग लोन परचेस करेंगे, वो लोग बैंक से पैसे लेंगे। सो इसमें क्या होता है कि बैलेंस रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा एंड रेपो रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, तो एक्चुअल नीडी लोगों को ही वो चीजें मिल पाएंगी। अब इन सब चीजों में होता क्या कि ये एक पूरा का पूरा लूपहोल क्रिएट हो जाता है एक लॉन्गर ड्यूरेशन पे। फॉर एग्जाम्पल, कल को सडन आरबीआई की पॉलिसी में सीधा 0.5% का हाइक आ जाता है या 1% का हाइक आ जाता है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जिन लोगों की अगर फ्लोटिंग ईएमआईज है, जो लोग फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके बैठे हैं, अगर वो आज 15,000 पे कर रहे हैं, 20,000 पे कर रहे हैं, वो सडन 2,000 बढ़ के आ जाएगी, 3,000 बढ़ के आ जाएगी ड्यू टू द चेंज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सेम चीज लेमैन ब्रदर्स के टाइम पे हुआ था, जो मैंने क्राइसिस के बारे में ऑलरेडी 2008 में डिस्कस किया हुआ है। करंट हम लोग उसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं, क्योंकि 2007 के टाइम पे भी फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट स्लोली 2004-5 से बढ़ाना चालू किए थे। जो लेमैन ब्रदर्स का जो हाउसिंग बबल क्रैश हुआ था, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो 2002 से स्टार्ट हो चुका था। सो लोगों ने अवेल करना स्टार्ट कर दिया, फेड ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा डाले तो लोगों का ईएमआई स्किप होना चालू हो गया। सेम चीज अब दिख रही है मार्केट में कि अगर कल को गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है तो जो लोग एक्चुअल में बेयर नहीं कर सकते ईएमआई पे करना या उतना अमाउंट पे करना, उनकी जेब पे सबसे पहले इफेक्ट आएगा। सो ये पूरा एक लूपहोल बन जाएगा कि अगर वो कहीं डिफॉल्ट करते हैं तो अगेन बैंकिंग सेक्टर में या बैंक्स के पास पैसों का एनपीए बढ़ता जाएगा। जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं, जो बैंक में लोग डिफॉल्ट करते हैं, बैंक को पे करना पड़ता है, वो चीजें बेयर करना पड़ता है, वो लॉस। हम उस ड्यूरेशन में जा रहे हैं, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे हम डेटा देख रहे हैं इन्फ्लेशन के एंड रेट ऑफ अपना रेपो रेट के। सो इसके ऊपर एक्सपेक्टेड था कि फेड, जो यूएस गवर्नमेंट है, जो यूएस के जैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई वैसे वहां पे फेडरल है, जैसे फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की पूरी पॉसिबिलिटीज थी जो अब उनकी लास्ट हियरिंग गई या जब उनकी लास्ट पॉलिसी की मीट थी। बट ड्यू टू ओमिक्रॉन वायरसेस एंड जो ये न्यूज़ेस आ रही थी, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको स्टेबलाइज रखा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने भी एक पॉजिटिव साइन दिखाया। बट साथ ही साथ वो ये कह के गए हैं कि हम नेक्स्ट 2022 में वी आर एक्सपेक्टिंग हम 2 से 3 बार हाइक लेके आ सकते हैं एंड कंटिन्यू करते हम 2023 में भी 3 to 4 टाइम्स हम रेट हाइक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बिलो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए उससे भी नीचे वो चल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी सिर्फ 4% पे रेपो रेट चल रहा है। सो ये कुछ इंडिकेशंस है जो ये चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो जाना है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है डे बाय डे, रेट ऑफ इंटरेस्ट डे बाय डे ये लोग घटाते जा रहे हैं। इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए, गवर्नमेंट को सर्वाइव करने के लिए आज नहीं तो कल इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे एंड इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेंगे तो उसका सीधा डायरेक्ट इफेक्ट इनटू द स्टॉक मार्केट दिखेगा। 2008 का फॉल जो आ चुका था उसमें कहीं ना कहीं लेमैन ब्रदर्स क्राइसिस के साथ सबसे बड़ा रोल प्ले किया था, जब फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट हाइक किए थे। आप और मेरे लोगों के लिए ये कॉमन थिंकिंग होती है कि यार क्या फर्क पड़ता है, 50 पैसा बढ़ गया, 1% बढ़ गया तो। लेकिन ऑन दी होल अगर आप पूरे इकोनॉमी में देखें तो तब जब
करोड़ों अरबों रुपए का जो लोन सैंक्शंस किए हुए, जो चीजें सैंक्शंस की हुए, जो एक्चुअल जिनको रिक्वायरमेंट नहीं थी वो लोग लेके बैठे हैं, जब उनकी जेब पे आएगा तो वो कॉन्ट्ररी पूरा का पूरा इफेक्ट बैंकिंग सिस्टम्स पे भी आएगा, हर एक चीज पे आएगा। मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हूं कि ये वाले जो अभी आरबीआई का पॉलिसी था तब लोगों ने या गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्यों नहीं बढ़ाया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बढ़ाएंगे, न्यूज तो चल रही थी कि नहीं बढ़ने वाला है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग क्योंकि एक सिंपल सा फंडा ये है कि आप इस चीज को बहुत ज्यादा देर तक आप ड्रैग नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है, वो इफेक्ट मार्केट पे दिखेगा। मार्केट स्टिल कॉशियस है। मैं ऑलरेडी पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से वार्न कर रहा हूं कि आप अपनी पोजीशंस को लाइट रखें, आप ट्रेड उस तरीके से ओवर लीवरेज लेके ट्रेड ना करें। अगर आप ऑलरेडी हैवीली इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट, हमने ऑलरेडी 1.5-2 महीने पहले से बोल कर रखा है कि आप पोजीशन वहां से अपनी लाइट कर दीजिए एंड सिट ऑन कैश, थोड़ा लिक्विड अमाउंट अपने हाथ में लेके बैठे। ठीक है, स्टिल फर्दर ऐसी पॉसिबिलिटीज लग रही है। मार्केट ऑन दी चार्ट स्टिल अच्छा खासा वीक दिख रहा है। साथ ही साथ जब मार्केट वीक इंडिकेशंस ऑन दी चार्ट दे रहा है, इकोनॉमी के जो डेटा आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं, एंड फेड के जो स्टेटमेंट है प्रीवियस, जो भी लास्ट वीक जो डेटा आए हैं या जो उन्होंने कहा है कि हम 2022-2023 में 2 to 3 टाइम नेक्स्ट ईयर एंड 3 to 4 टाइम्स 2023 में हम हाइक लाने का सोच रहे हैं एंड हम करेंगे ही, इस तरीके से उनके स्टेटमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं। सो इसलिए थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत भी है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी चीज ओवर आपकी जहां तक कैपेसिटी है, चाहे वो मार्केट हो गया या चाहे आप फर्दर कोई और चीज करते हैं, आप कैपेसिटी से बाहर दूर का मत सोचें, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो कंडीशंस ऑल ओवर दी वर्ल्ड इकोनॉमी की है वो थोड़ी स्ट्रेसफुल लग रही है। अब वो जब एक्चुअल डेटाज आएंगे तब की बात तब। सेकंड थिंग, दिसंबर मंथ, जैसे मैंने हमारे बहुत सारे क्लाइंटों को भी डिस्कस किया है एंड मैंने प्रोबेबली मेरे लास्ट सेकंड और लास्ट थर्ड वीडियो में मैंने डाला था कि दिसंबर मंथ हमेशा ये होता है जब एफआईआई अपना पैसा पुल आउट करता है मार्केट्स में से। उसके पीछे का रीजन ये होता है, बहुत लोग इसको मिथ समझते हैं कि ऐसी बातें बनी गई हैं, लेकिन हम कुछ जो डेटा पिछले 20 ईयर्स 15 ईयर्स से जो हम देख रहे हैं वो ये होता है कि हर साल दिसंबर आता है ना, दिसंबर में एफआईआई जो बाहर के इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट में से अपना पैसा विड्रॉ करते हैं, क्योंकि वो उनकी वेकेशन का टाइम होता है। वो लोग फॉर 15 डेज, फॉर 20 डेज, फॉर अ मंथ दे गो आउट विद देयर फैमिली, तो सारा का सारा पैसा वो पुल आउट करके फिर जाते हैं। सो वो इफेक्ट अगर आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी दिसंबर स्टार्ट होते ही आपने हमारे मार्केट में देख लिया है। सो स्टिल अपॉर्चुनिटी है कुछ क्वालिटी स्टॉक्स ग्रैब करने की। मार्केट नीचे आता है, वो हर ड्रॉप अब आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह टेक करें, आप अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिएगा कि क्वालिटी स्टॉक्स उस टाइम पे हमको अच्छे खासे रेट में ऐड कर देने हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर मार्केट नीचे आ रहा है, कंपनीज नीचे आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कंपनीज ने अपना बिजनेस करना बंद कर दिया है। क्वालिटी स्टॉक्स उस टाइम पे ग्रैब करने हैं, उनको ऐड करके रखिए फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, ताकि आपको एक बहुत अच्छा खासा रिटर्न वहां से आपको मिल पाए। सो आज के लिए इतना ही गाइस, एंड मैं आज ये वाले पहले भी मैंने एक वीडियो में डाला हुआ, मैं अगेन आज भी मेरा टेलीग्राम का चैनल का जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं लिंक आप उस पर अपने आप को ऐड कर सकते हो वो चैनल में। हम रेगुलर दूसरे टेलीग्राम चैनल जैसे दिन में 50-50 कॉल नहीं देने वाले हैं। मैं पोजिशनल ट्रेड्स कुछ मैं स्टडी करके अपडेट करता हूँ, मार्केट व्यू अपडेट करता हूँ, बट अब जो दूसरे चैनल्स में देखते हैं आप उसमें फैसिनेट हो जाते हैं कि यार 300 वाली चीज 500 हो गया, आप नहीं ग्रैब कर पाएंगे। वो लोग, बहुत सारे ऐसे चैनल्स मैंने देखे हुए, मेरे को मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बताया, कुछ क्लाइंट्स ने बताया हुआ है कि ट्रेड आता है कि आप ये कॉल परचेस करें 300 पे, 340 का टारगेट है, लेकिन जब तक आप वो चेक करते ना तब तक वो 320 रुपए ऑलरेडी चल रहा होता है एंड आप ट्रेड कर नहीं पाते। 2 मिनट के बाद फिर मैसेज आ जाता है कि टारगेट अचीव्ड, फिर वो रॉकेट बना बना के भेज देते हैं। सो तब आपको ऐसा हो जाता है कि यार मैंने चांस मिस कर दिया। सो आई वुड एडवाइस कि आप फॉलो करें, किसी को उसमें कोई इशू नहीं है, बट आप एक समझ लेके, अपनी समझ के साथ आप काम करें, हैवीली ऑप्शंस की तरफ ना जाएं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि लोग क्या गलतियां कर लेते हैं, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं मेरा चैनल का लिंक डाल देता हूं। रेगुलर कॉल एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, हम मार्केट का ओवरव्यू दे देंगे सिर्फ कि क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज है। एजुकेशन पर्पस के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप आके सीधा उसमें ट्रेड्स देख के एंड पैसे लगाना चालू कर दें। एंड प्लीज गाइज, ये सारे वीडियोस में और सारी चीजों में बहुत मेहनत लगती है। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप प्लीज अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कीजिए,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, एंड प्लीज अगर कोई भी डाउट्स है आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं, तो मैं वो चेक करके फर्दर वीडियोस पे उस पे मैं डिस्कस कर सकता हूं कि अगर किन लोगों को वीडियो क्लियर समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो भी आप अपडेट कर सकते हैं, अपना व्यू डाल सकते हैं। सो आज के लिए इतना है गाइस, थैंक यू सो